हम लोग आज आपको भाषा सीखने की प्रक्रिया में जो कुछ भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे। भाषा बच्चों देखते हैं तो मुख्यतः कौशल आधारित होती है, जिसमें कि लिसनिंग होती है। लिसनिंग से हमारा अभिप्राय है सुनने, और सुनने के बाद बोलने की प्रक्रिया आती है जिसको स्पीकिंग कहते हैं। इसके बाद स्पीकिंग और लिसनिंग जो बढ़िया से सुन सकता है वही बढ़िया से बोल सकता है। इसके बाद रीडिंग मतलब कि चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। इसके बाद राइटिंग। ये तो कौशल आधारित चीज़ें मनोज जी रहीं। मेरे ख्याल से सर इसमें ये कह सकते हैं बच्चों की, आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, सबसे पहले वो खुद कुछ नहीं बोल पाते हैं, बस रोते रहते हैं, देखा होगा ना आपने। पर सुनते हैं वो सब, और सुन के वो समझते हैं। जब उनको हम सिखाते हैं बोलना, बहुत छोटे बच्चों को आप कल्पना करें तो वो शुरू में बोलेंगे मम्मा या पापा। जब बोलते हैं तो वो उनके माँ या बाप जो होते हैं, पिताजी जो साथ में होते हैं, वो उन्हें सिखाते हैं, बार बार बोलते हैं, वो देखते हैं उसको, फिर वैसे होठ हिलाते हैं। तो हुआ क्या, पहले उन्होंने सुना, फिर उन्होंने बोला। तो ये जो है सुनना और फिर बोलना और फिर पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल होते हैं जो किसी भी भाषा को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यही अभी हमें सर ने बताया कि LSRW या लिसनिंग के बाद में हम सुनते हैं यानी लिसनिंग, फिर बोलते हैं यानी स्पीकिंग, फिर पढ़ते हैं यानी रीडिंग, और उसके बाद हम लिखना सीखते हैं अर्थात राइटिंग। तो ये 4 कौशल में दक्ष होना ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं कि भाषा में आपकी दक्षता हो। हाँ मनोज जी, तो ये जैसे कि बच्चे हमारे सीख गए, लेकिन हमारे बच्चे जब कक्षा में आते हैं, हमारी कक्षा में आकर के बच्चे जब चीज़ों को क्रमबद्ध रूप में सीखना प्रारंभ करते हैं, खास करके भाषाई मतलब क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, तो उसमें चीज़ें आती हैं। जैसे बच्चों को हम अल्फ़ाबेट पहले सिखाते हैं, जिसको अपन लेटर्स कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं, और वाक्य क्या है, वाक्य के बाद भी एक जो चीज़ आती है जो कि हम हिंदी में विराम के नाम से जानते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इंग्लिश में अपन फुल स्टॉप कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आती हैं, अक्षर, शब्द, शब्द से वाक्य, और वाक्य के बाद भी एक पंक्चुएशन मार्क्स जिसको अपन कहते हैं, विराम के चिन्ह कहते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो क्या अपन अपने बच्चों को ऐसी चीज़ एक बताएं जिससे कि हमारे बच्चे हमारे मतलब अपने सब्जेक्ट के क्षेत्र में, जो कि अंग्रेजी के क्षेत्र में, कठिनाई स्तर को सामान्य करते हुए चीज़ों को अच्छे से सीख सकें, जिसमें ट्रांसलेशन एक है। तो ट्रांसलेशन के बारे में आज अपन बात करते हैं मनोज जी। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका पेपर है, प्रश्न पत्र आएगा परीक्षा में, कक्षा 9वीं का पेपर आपने देखा होगा या देखेंगे, तो उसमें आखिरी में कुछ 4-5 वाक्य आते हैं, हिंदी में लिखे रहते हैं, और इनसे आपसे अपेक्षा रहती है कि अंग्रेज़ी में इन्हें कीजिए। भाई ऐसा क्यों होता होगा आखिर, सोचा है कभी आपने? निश्चित रूप से ये इसलिए हम पूछते हैं, या आपके जो प्रश्न पत्र जो बनाते हैं वे लोग इसलिए इसे पूछते हैं, जिससे ये जानकारी हो सके कि उस भाषा में आप कितना सीख चुके हैं, कितना प्रवीण हो चुके हैं। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ, मैं अगर लिख रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ मैं लिख रहा हूँ। अब मुझसे कहा जाए कि अंग्रेज़ी में बोलिए, तो फिर अंग्रेज़ी में मैं थोड़ा सा सोचता हूँ पहले कि अब मैं को क्या कहूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ को क्या कहूँ, और फिर मैं इसके बाद में फुल स्टॉप लगाऊँ या सीधे डंडी खींचूँ। हिंदी में हम लोग करते हैं ना, हिंदी के विराम चिन्ह अलग हैं, अंग्रेज़ी के विराम चिन्ह थोड़े से अलग अलग हैं। अब देखिए, हम लिख के देखते हैं यहाँ पर कुछ वाक्यों के हम जब अभ्यास करेंगे तो आप लोगों को खुद स्वयं को महसूस होगा। जैसे मैं यहाँ अगर लिख रहा हूँ तो हिंदी में मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, पर अंग्रेजी में हम इसे जब लिखेंगे तो अंग्रेजी में हम लिखते हैं आई एम राइटिंग। अब देखिए बच्चों, उसमें अंतर क्या आ रहा है कि एक तरफ यहाँ है मैं, अगर आप केवल शब्दार्थ याद करेंगे या आप हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि यहाँ तो हमने कहा मैं, तो यहाँ हमने लिख दिया आई, फिर यहाँ लिखा हमने लिख रहा, और यहाँ हो गया हूँ, और यहाँ हम लिख रहे हैं लिख रहा। तो ये जो चीज़ें हैं, हिंदी में हम जो लिखते हैं वो और अंग्रेज़ी में जो लिखते हैं, इसमें कुछ आधारभूत अंतर होता है, कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, जिसे कि हम थोड़ी देर बाद और चर्चा करेंगे जब आप लोग देखेंगे कि एक समूह में कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। आप लोग ही छांटना
कि आखिर क्या हो सकता है, ये क्यों परिवर्तन होता है और इसे हम क्या कहते हैं। ये अगर स्पष्ट हो गया तो कभी भी आपको ऐसे वाक्यों को अंग्रेज़ी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब अगर ये लिखा है मैं लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग। मैंने अपने फर्स्ट डे भी आप लोगों को कहा था, प्रथम दिन जब हम आए थे, कि ये जो टेंस है ये अंग्रेज़ी में कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में ये लिख रहे हैं हम, अंग्रेज़ी में ये लिख रहे हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये काम हम जब ही कर सकते हैं जब हम वो कार्य कर रहे हों। यदि मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो ही कह सकता हूँ कि आई एम रीडिंग अ बुक, पर जब मैं पढ़ चुका हूँ तो फिर नहीं बोलता हूँ। तो हम यहाँ से आज फिर शुरू कर रहे हैं कि मैं लिख रहा हूँ यदि कहना है तो हम अंग्रेज़ी में लिखेंगे आई एम राइटिंग। अब बच्चों बड़ा सरल है, मैंने पहले भी कहा था अंग्रेज़ी सीखना सबसे सरल है। अगर यहाँ हो जाता कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, मान लीजिए ये आ गया, मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये वाक्य ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा, पत्र को क्या बोलते हैं, लेटर, शाबाश। तो यहाँ हो जाएगा आई एम राइटिंग अ लेटर। अब देखो कितना सरल था, मैं लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग, मैं पत्र लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग अ लेटर। इस प्रकार से हम वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। ध्यान रखने की बात क्या है इसमें, कि यहाँ पर जो क्रिया थी वो क्रिया यहाँ थोड़ी सी बदल जाती है। अभी हम पांडे जी हमारे इस बारे में और चर्चा करेंगे कि इन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है या वाक्य का बनावट है ये क्यों बदल जाती है और कैसे बदलती है। अब बच्चों एक उदाहरण और लेते हैं कि यदि मैं पढ़ रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं पढ़ रहा हूं, मान लीजिए पढ़ने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ये आपको मालूम है। मैं को क्या बोलते हैं, ये मालूम है। अब पढ़ना जो है उसमें यहाँ हम बोल रहे हैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ हमने कहा था लिख रहा हूँ। लिखने को क्या बोलते हैं ये आप जानते थे, लिख रहा हूँ के लिए हमने यूज़ किया एम राइटिंग। तो पढ़ रहा हूँ को हम क्या कहेंगे, एम रीडिंग। आई तो वही है, यहाँ भी मैं था, यहाँ भी मैं है, तो ये हो जाएगा आई एम रीडिंग। क्यों मनोज जी, जी अगर इसी तरह से अपन बच्चों को ऐसी चीज़ बताएं कि मैं, जैसे आपने ऊपर बताया है पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक। इसी वाक्य को होता क्या है, वाक्य जो होता है उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। यदि मैं पहले आपसे कह दूं कि बोलिए कि मैं कक्षा 9वीं की पुस्तक पढ़ रहा हूं, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, तो थोड़ा सा आप में से कुछ लोग डर सकते हैं। बाकी सब तो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, पर थोड़े और कुछ बच्चे रहते हैं जो थोड़े डर जाते हैं। पर अगर हम ऐसे धीरे धीरे करें कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो हमने लिख दिया आई एम रीडिंग। फिर अब जैसे सर ने कहा अभी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो पुस्तक यहाँ लिखेंगे हम हिंदी में। अब पर ये बुक, मैं के बाद पुस्तक लिखा है, अंग्रेजी में जोड़ा था अलग काम है, वहाँ क्या होगा, आई एम रीडिंग तो लिख देंगे। उसके बाद में फिर आखिरी में आएगा कि क्या पढ़ रहा हूँ, तो ये आ जाएगा बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। अब अगर ये आया कि मैं हिंदी की किताब पढ़ रहा हूँ, हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, मैं हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ये वाक्य हिंदी में बोलेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग अ, कौन सी पुस्तक है, हिंदी की है तो हिंदी बुक, या सोशल साइंस की है तो सोशल साइंस की, फिजिक्स की है तो फिजिक्स की। इस प्रकार से जो प्रमुख तत्व है वो ये है कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है या कब कर रहा है। इससे आप सब बना सकते हैं। अब अगर हम ये लिखना, ये पढ़ना, ऐसे और वाक्य बन सकते हैं। चलना, चलना में क्या होगा, मैं ऐसे ही रहेगा, चल रहा हूँ। मान लीजिए ये आया वाक्य, मैं चल रहा हूँ, चलने को क्या बोलते हैं, वॉकिंग। अब मैं अभी चल रहा हूँ, तो इसके लिए जब हम अंग्रेजी में ये बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई एम वॉकिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं चल रहा हूँ। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इन्हें जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो आई, क्योंकि मैं है शुरू में, आई एम, दो चीज़ें तो आएंगी ही, फिर हमारी जो क्रिया है वो क्रिया थोड़ी सी बदलती जाती है। अगर हमें कहना है लिखना तो आई एम राइटिंग, पढ़ना तो आई एम रीडिंग, चलना तो आई एम वॉकिंग, बोलना तो आई एम स्पीकिंग। तात्पर्य यह है, अगर आप ध्यान से देखें तो
एम के साथ में जो क्रिया है उसमें आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ भी एम के साथ में क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, तो हर जगह हम क्रिया में आईएनजी लगा रहे हैं। अब यदि हमारे पास में मैं के अलावा हो सकता है कि आपको कहना हो कि तुम पढ़ रहे हो। यस, ये ऐसे जैसे कि ये तो मैं वाले सेंटेंसेस तो हमारे बच्चे समझ गए, और अपन इस स्तर तक ये इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब होती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, जबकि हिंदी में पहले सब्जेक्ट, इसके बाद जैसे पुस्तक और पत्र आए तो कर्म होती है, इसके बाद क्रिया होती है। तो ये पहली चीज़ आई, और दूसरी चीज़ जब अपने सब्जेक्ट जब बदल जाएंगे तो क्या मतलब कौन कौन से परिवर्तन होंगे जो कि हमारे बच्चे मतलब इस चीज़ को जी हाँ, जान बिल्कुल, पाएं। बिल्कुल इस पे हम बात करते हैं। अभी मैंने पिछली बार मैंने लिखा था कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। कौन पढ़ रहा था? मैं पढ़ रहा था। जब मुझे कहना होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं के लिए हो गया आई, पढ़ रहा हूँ के लिए एम रीडिंग, मैं चल रहा हूँ तो आई एम वॉकिंग, मैं लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग। अब यदि मुझे कहना है कि तुम पढ़ रहे हो, आप लोग भी तो पढ़ रहे हो ना वहाँ पे, तो आप पढ़ रहे हो या तुम पढ़ रहे हो, तो अब क्या होगा? तुम के लिए या आप के लिए हम लिखते हैं यू, ये तो आपको सबको मालूम है। अब यू के साथ में अगर आपने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा था आई एम राइटिंग, और तुमने लिख दिया कि यू एम राइटिंग, तो बेटा फिर नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आखिर भाषा दूसरी है ना, थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। यू के साथ में हमेशा हम उपयोग करते हैं आर। आई के साथ में हमने क्या उपयोग किया था? आई के साथ में हमने उपयोग किया था एम। यू के साथ हम उपयोग कर रहे हैं आर। ये बातें ध्यान में रखना। हम आखिरी में फिर आपसे पूछेंगे एक बार। फिर वही बात आ गई, पहले हमने क्या लिखा था? आई एम राइटिंग, ये हो जाएगा यू आर, क्या आएगा यहाँ पे? फिर आएगा वही राइटिंग, यू आर राइटिंग। आई एम रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं तो यू आर रीडिंग। तो ये जो क्रिया है ये हमारी बदलती रहेगी, भले ही आप जितने चाहें उतने वाक्य बना लें, जितनी क्रिया आपको मालूम हो। रीडिंग, ईटिंग, डांसिंग, कितने वाक्य बन सकते? देखो, यू आर डांसिंग यानी आप नृत्य कर रहे हैं, यू आर राइटिंग यानी आप लिख रहे हैं, यू आर रीडिंग यानी आप पढ़ रहे हैं, यू आर ईटिंग यानी आप खा रहे हैं। अब देखो बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिकली आधारभूत रूप से करना क्या है हमें। वाक्य कैसा भी हो सकता है। यदि यहाँ आया कि आप आम खा रहे हैं, मान लीजिए अभी आम का सीज़न तो नहीं है, पर मान लो कि आम खा रहे हैं, तो क्या होगा? यू आर ईटिंग तो लिखा हुआ है अपने पास, अब क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा मैंगोज ज़्यादा खाए तो, एक खाया तो फिर यू आर ईटिंग अ मैंगो। और हो सकता है आप में से कुछ लोग 2-3 खाते हो, तो यहाँ लिख दो यू आर ईटिंग मैंगोज। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं सर इसमें। हाँ, बिल्कुल। क्या होता है कई बार कि हमें नाम से बच्चों के नाम से या वह से कुछ सेंटेंसेस अपन एक और बच्चों देखा होगा आपने, एक तरीका और है, कभी कभी ऐसे वाक्य भी आते हैं कि जब हम ये भी नहीं कहते कि मैं खा रहा हूँ, ना ये कहते हैं कि तुम खा रहे हो, हम दोनों देखते रहते हैं और तीसरा कोई खाता है, तो हम क्या बोलते हैं? वह खा रहा है या वह खा रही है, वह पढ़ रही है। उसके लिए क्या होता है? इसे लिखे रहने देते हैं, अभी अपन अपने को तुलना करने में और अच्छा रहेगा, हम लोग कर सकते हैं। सिंपल लिख दे सर, ज़्यादा अच्छा है ना। अगर हमें कहना है कि वह पढ़ रहा है तो हम लिखेंगे ही इज रीडिंग। ऐसे ही यदि लिखना है कि वह नृत्य कर रहा है तो ही इज डांसिंग, ही इज राइटिंग, यदि लिख रहा है तो राइटिंग, पढ़ रहा है तो रीडिंग, कुछ खा रहा है तो ईटिंग। तो ये जो है ही के साथ में हम यूज़ कर रहे हैं इज। तो बच्चों, अगर 3 चीज़ें अभी तक जो हमने देखी,
उसमें बड़ा स्पष्ट होगा आपको कि जब मैंने बात की थी आई की, तो इसके साथ में हमने उपयोग किया एम। जब मैंने बात की यू की, तो हमने उपयोग किया आर। और जब हम बात कर रहे हैं ही की, तो मैंने उपयोग किया इज। मनोज जी, इस कैटेगरी में, ही वाले कैटेगरी में कुछ और अपन नाम भी सम्मिलित कर लें, जैसे कुछ नाम भी सम्मिलित कर लें ताकि हाँ, उसको बिल्कुल, थोड़ी उस कैटेगरी को थोड़ा सा बड़ा कर लें अपन। अभी तो इसमें बहुत सारी बातें रह गई हैं। हमारी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बुरा लग रहा होगा अभी कि सर ने हमारी बात तो की ही नहीं, आखिर ये हमें मालूम है, इसलिए हमने जानबूझ के छोड़ा है। ये जो थी ये तो बात हो गई आई एम, यू आर, ही इज। अब बच्चों, अगर कोई हमारे क्लास फेलो बच्ची है तो हम क्या लिखते हैं? शी इज। शी इज। शी इज वो क्या कर सकती है? हो सकता है कि वो डांस कर रही हो, तो क्या हो जाएगा? शी इज डांसिंग। यदि वो लिख रही है तो क्या हो जाएगा? शी इज राइटिंग। यदि वह पढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? शी इज रीडिंग। और यदि वो कुछ खा रही है तो क्या हो जाएगा? शी इज ईटिंग। दूसरी बात हमने कहा, सर ने अभी कहा कि किसी का नाम है। मान लो तुम्हारे में से कोई बच्चा है जिसका हमारे नाम बच्चों के नाम मोहन, जी हाँ, सोहन, बिल्कुल। हरि, गीता, सीता, ढेर सारे विनोद नाम है हमारे मान बच्चे। लीजिए, तो विनोद नाम है तो फिर क्या होगा? विनोद। विनोद लिख रहा है। अब इसको यदि हम अलग हटा दें अभी, तो हमारा काम चल सकता है। मार्क रही है। विनोद इज डांसिंग, विनोद इज राइटिंग, रीडिंग, ईटिंग। कोई सी भी क्रिया हम इसके साथ उपयोग कर सकते हैं। यदि यहां पर है, मान लीजिए रेहाना, एक हमारे साथ बच्ची पढ़ती है रेहाना, तो क्या होगा? रेहाना इज डांसिंग, रेहाना इज राइटिंग, रेहाना इज रीडिंग, रेहाना इज ईटिंग। इस प्रकार से यदि हमें कोई भी नाम हो, राम नाम, हरि, सर ने जैसा बताया था, मोहन, विनोद, सोहन, मोहन, सोहन, कोई भी नाम हो, आसमा, परवीन, किसी भी बच्चे के बारे में यदि आपको कहना हो कि वह लिख रहा है, जैसे आपके साथ में बच्चा है कोई सोहन, तो सोहन लिख रहा है। आपको यदि अपने सर को कहना है कि सर सोहन लिख रहा है, तो क्या बोलेंगे? सर सोहन इज राइटिंग। यदि आपने कहा कि सर सोहन चिल्ला रहा है, तो क्या बोलोगे? सर सोहन इज क्राइंग। क्राई यानी चिल्लाना। यदि आपको लगता है कि वो खा रहा है कुछ, तो क्या बोलोगे? सोहन इज ईटिंग। जो भी खा रहा हो उसका नाम बोल दो बाद में। तो इसलिए मैं आपको कई बार कहता हूं कि अंग्रेजी बहुत सरल है, बिल्कुल भी इसमें कठिनाई नहीं है। और ये आपसे प्रश्न पत्रों में इसलिए पूछा जाता है कि जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े कि हाँ, हमने जो चाहते हैं वो हम बोल लेते हैं। अंग्रेजी में हम कैसा लिखेंगे, हिंदी में हम कैसा लिखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, अगर हम इसको ग्रुप बनाएं, मान लो एक समूह बनाएं याद करने के लिए, तो हमारे पास में बड़ा अच्छा एक समूह बनता है। आई के साथ में हमें क्या लिखना है? एम आएगा। इसके बाद में क्या होगा? क्रिया रहेगी। क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब। और इसमें क्या लगता है? आईएनजी। ठीक है सर, पढ़ लीजिए। बिल्कुल। तो बच्चों ये हमेशा याद कर लो आप कि अगर आई का कोई वाक्य है जो आई से शुरू हो रहा है, उसमें एम लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगी। पर ये बात कब होगी? जब हिंदी में लिखा हुआ है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, हूँ आना चाहिए आखिरी में। खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ। वो कुछ काम जो उस समय वो कर रहा हो तब बोला गया हो। यदि बेटा इसमें जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हारा वाक्य गलत हो जाएगा। यदि वो वाक्य आ गया कि मैं खेल रहा था, तो फिर ये बात काम नहीं आएगी हमारे। इसका मतलब मनोज जी, आपके कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं टेंस आधारित सीखी जी हाँ, जाए, बिल्कुल। ज़्यादा तो सरल है। ज़्यादा सरल है। ज़्यादा सरल ज़्यादा है सरल होगा। कि यदि हम इसको टेंस को आधार बनाकर सीखें। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रहे हैं। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये सामान्यतः हम कर रहे हैं। दर्शा सकते हैं।
अभी जो हम कर रहे हैं, यदि मैं ब्लैक बोर्ड क्लीन कर रहा हूं तो आई एम कहेंगे, मैं कहूंगा कि आई एम क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड। आई एम क्लीन वर्ब है तो क्लीन में आईएनजी लग गया, क्लीनिंग, आई एम क्लीनिंग। क्या क्लीन कर रहा हूं? ब्लैक बोर्ड, तो यहां आ जाएगा व्हाइट बोर्ड, यहां आ जाएगा व्हाइट बोर्ड। मैं लिख रहा हूं तो आई एम राइट क्रिया होती है, राइट में आईएनजी लग गया तो हो गया राइटिंग। तो बच्चों जब भी ये वाक्य बनेगा जिसमें हिंदी में आया हो हूं, कर रहा हूं या कर रही हूं या कर रहा है, तो फिर हमें इस प्रकार से मैं के साथ में ये बनेगा। दूसरी बात मैंने कही थी तुम यानी यू के साथ में हमने लगाया था, आप लोगों को याद होगा, आर, फिर वही चीज आ जाएगी वर्ब और आईएनजी, ठीक है ना। यहां पर कोई भी हो सकता है, तुम कर रही हो तो भी चलेगा, तुम कर रहे हो तो भी यही लिखना है। यदि किसी लड़की से अपन बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम फुटबॉल खेल रही हो, तो भी वाक्य इसी प्रकार से बनेगा, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। यदि किसी लड़के से आपने कहा कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तो भी ऐसे ही बनेगा कि यू आर प्लेइंग फुटबॉल। स्पष्ट हो गया ना ये। अब तीसरी बात और हमने कही थी, वो बात कही थी वह, ही के साथ में लिखना पड़ेगा इज, फिर वही वर्ब और आईएनजी। यहां तो मैंने कह दिया आपको कि तुम फुटबॉल खेल रही हो या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, दोनों के लिए एक है। पर यहां थोड़ा सा बेटा बदल गई बात। क्यों बदल गई है? यदि तुमने ये कहा कि वह फुटबॉल खेल रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा ही इज प्लेइंग फुटबॉल, या वह पढ़ रहा है मान लीजिए, तो ही इज रीडिंग। पर यदि ये कहना है कि वह पढ़ रही है, तो फिर क्या होगा? एक परिवर्तन आएगा यहां पर। वो परिवर्तन होगा, ही की जगह हमको लिखना पड़ेगा शी इज, फिर वर्ब हमने प्ले लगाई थी, पर अभी हम लिख देते हैं वर्ब और आईएनजी। वह पढ़ रहा है तो ही इज प्लेइंग, ही इज रीडिंग। वह पढ़ रही है तो शी इज रीडिंग। ये हो गया जब ऐसे वाक्य आए जिसमें मैं से शुरू हुए हों हिंदी में, और रहा है, रहा हूं आखिरी में है, तो हमें इस प्रकार से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। जैसे मैं, यहां पर आएगी कोई सी भी क्रिया, जैसे पढ़ रहा हूं, तो ये हम लिख देते हैं क्रिया। क्रिया का रूप क्या होगा यहां पर? याद रखने के लिए लिख लो आप, रहा और आखिरी में आया हूं। जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं। सो तो नहीं रहा है कोई तुम में से? मैं देख रहा हूं। इस प्रकार से यहाँ क्रिया आ जाएगी, या मैं ये हूं। जब इस ऐसे वाक्य हों, इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना हो, तो बच्चों हम ऐसा बोलेंगे, आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग। जो भी हो, जो यहाँ क्रिया होगी वही अंग्रेजी में यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही तुम के साथ में है, तुम के साथ में यू के साथ आर का उपयोग करेंगे। वह लड़का यदि होगा तो उसके साथ में ही इज हो जाएगा, यदि कोई वो लड़की है तो शी इज हो जाएगा। यही नियम नाम में भी लागू होता है। यदि नाम में हमारे पास में लड़का है रोहन, तो रोहन यहां आ जाएगा इसकी जगह। रोहन इज रीडिंग, रोहन इज क्लीनिंग, रोहन इज राइटिंग, या रोहन इज क्राइंग। ऐसे वाक्य बन जाएंगे। यदि कोई लड़की है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था आपके सामने रेहाना, मान लीजिए ये लड़की है या कोई भी लड़की है, कोई भी लड़की का नाम जब होगा वो यहाँ आ जाएगा। शी इज प्लेइंग, ऐसा ही आ जाएगा। रेहाना इज प्लेइंग, रेहाना इज स्टडीइंग, रेहाना इज वॉकिंग,
रेहाना इज़ साइकिलिंग। जो भी वो काम कर रही होगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। रीडिंग, राइटिंग, अभी हमने कुछ वाक्य यहाँ जो देखे, ये ऐसे क्रियाएं हमने छाटी जो आप लोग रोज़ कर सकते हैं, ये सब आपको याद भी होंगी। ज़्यादा अच्छा ये हो कि आप जब रोज़ अपनी कक्षा में आएँ या घर पे रहें तो उस समय आप इन बातों का ध्यान रखें कि इस प्रकार से अलग अलग क्रिया के साथ में वाक्य बोलने का प्रयास करें। देखिए, फटाफट अंग्रेज़ी सीख जाओगे, बहुत जल्दी अंग्रेज़ी आ जाएगी। आपको मालूम है कि आप घर जा रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं या घर में चल रहे हैं, आप अपने मन में बोलते रहिए आई एम वॉकिंग। आपकी मम्मी चल रही है तो आप बोल सकते हो शी इज़ वॉकिंग। आपके पापा चल रहे हैं तो ही इज़ वॉकिंग। यदि आपका बड़ा भैया है कोई, वो लिख रहा है तो ही इज़ राइटिंग। आप खुद मन में बोल के देखिए, घर में अभ्यास कीजिए, तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी बहुत जल्दी आ गई। और प्रश्न पत्र में जो अनुवाद वाले 5 वाक्य आते हैं उसमें तो पूरे नंबर मिलने ही हैं। बिल्कुल। अच्छा मनोज जी, अनुवाद के 5 वाक्य जो आपने बताया अभी तक, जितने मतलब चीज़ें निकल के आई हैं, उसमें से पहली जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। दूसरे में अपन ने इस तरह से कह सकते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग किया, यू के साथ आर का प्रयोग किया, एक वी के साथ भी आर का प्रयोग करेंगे। और वी के साथ में जो सर कह रहे हैं उसका एक उदाहरण देख लें। आप सब लोग जैसे कि हमारे सभी बच्चे, मतलब जैसे बच्चे कहेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं। बच्चे, आप सब लोग देख रहे हो। कार्यक्रम देखना, जब टीवी पे हम कार्यक्रम देखते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं वॉचिंग, वॉच, WATCH। आप सब कार्यक्रम देख रहे हो तो क्या होगा, यहाँ वो बात नहीं आई। हमको बोलेंगे जब आप बहुत सारे लोग हैं तो हम कहते हैं वी के साथ में हमें लगाना पड़ेगा आर प्लस यही वर्ब में ING। आप क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, वी आर वॉचिंग। क्या वॉच कर रहे हो, अंग्रेज़ी का पाठ देख रहे हो, तो वी आर वॉचिंग एन इंग्लिश लेसन। ये पूरा वाक्य बन गया कि हम अंग्रेज़ी का पाठ देख रहे हैं। तो जब ये जो चीज़ें हैं आई, यू, ही, शी, वी, इन्हें अंग्रेज़ी में हम एक बड़े रूप में कह देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हमारे कर्ता, कौन कर रहा है, कोई सा भी कार्य कौन कर रहा है, इसे अंग्रेजी में हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट की स्पेलिंग तो सबको मालूम है, आप लोगों के 5 5 6 6 7 7 सब्जेक्ट है। हाँ, तो सब्जेक्ट वो बच्चों, वो थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अलग है, स्पेलिंग वही है वैसे। अब इसके बाद में ये एम, आर, इज, आर, ये भी क्रिया है और यहाँ भी हम क्रिया लिख रहे हैं। इनमें क्या अंतर है सर पांडे साहब, बताएं बच्चों को। ये बिल्कुल बताना जरूरी है, क्योंकि बच्चे मतलब हमारे यहाँ पर जो जिन क्रियाओं का प्रयोग हुआ है ये अलग अलग हुआ है। आई के साथ जैसे हमने एम का प्रयोग किया है, यू के साथ हमने आर का प्रयोग किया है, वी के साथ हमने आर का प्रयोग किया है, ही, सी, इट और रोहन, रेहान और हमारे जितने बच्चों के नाम से जो बच्चे हैं उसके साथ हमने इज का प्रयोग किया है, फिर हमने वर्ब का प्रयोग किया है, फिर ING लगाया है। तो इस तरह से हमारे मतलब बच्चे इस निष्कर्ष पर, बच्चों ये जो है ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है। कई किताबों में आपको मिलेगा वर्ब, केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING। वैसे इन वर्ब जो ये क्या है, मुख्य वर्ब तो ये है, मैं पढ़ रहा, इतना बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या कहते हैं फिर हम, मैं पढ़ रहा हूँ। अंग्रेजी में अगर आप कहते हो आई रीड तो गलत है, आई रीडिंग तो गलत है, आपको बोलना पड़ेगा पूरा वाक्य आई एम रीडिंग। तो रीड जो है वो तो है मुख्य क्रिया, खास काम तो आप वही कर रहे हैं ना, प्रमुख काम तो ये है, ये तो कहलाती है मेन वर्ब और ये इसकी सहायता कर रही है, तो इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। हिंदी में, अंग्रेजी में इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। अभी आप लोग आपकी कक्षा में केवल इतना ही यदि याद रखें कि ये तो हैं हमारे सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स के साथ में इसके साथ ये लगेगी सहायक क्रिया, इसके साथ ये लगेगी, इसके साथ ये लगेगी, इसके साथ ये लगेगी, इसके साथ ये लगेगी। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोगों को केवल ये याद रखना पहचाने इनको, आप पहचान लें कि ये जो होती है ये तो क्रिया रहेगी मुख्य क्रिया या मेन वर्ब, ये जो है ये रहेगी सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। पर आपको बहुत ज़रूरी नहीं है इनके नाम याद रखना, आप तो ये याद रखिए कि जब मैं हूँ तो ये लगेगा एम, तुम हो तो आर, वह है तो इज़,
हम हैं तो आर। अब काम आपका ये है कि आज से ही जो भी आप छोटी मोटी चीज़ें भी करते हो उसको अंग्रेज़ी में बोलने का प्रयास करो। हम बच्चे जब अगली बार आएंगे तो अगला टेंस लेंगे तो आपको धीरे 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 हर प्रकार की स्थितियों को अंग्रेज़ी में कैसे व्यक्त करना ये स्पष्ट हो जाएगा, पर प्रयास अभी से करना पड़ेगा आपको। एक छोटी सी चीज़ और बता दें सर, हाँ अगर मनोज समय जी, हो। आपने मतलब कि जैसे कि बात करी थी कि बच्चों के मतलब ये मार्क्स की भी बात है, तो हमारे बच्चे अच्छे स्कोर भी कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि ये तो नेगेटिव ही इसका पूछा जा सकता है, तो थोड़ा जल्दी में आप बता दें कि मतलब बच्चों को कहाँ मतलब नेगेटिव बनाने के लिए इंसर्ट करेंगे कोई चीज़ जिससे हाँ कि बच्चों, सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छी बात कही। दो प्रकार के वाक्य और अपन बनाते हैं, हम बनाते हैं। जैसे अगर कह रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा था आपसे, आई एम राइटिंग। पेन से नीला वाला पीछे कर रहा है, काला प्लीज। मैं पढ़ रहा हूं, इसको ले लेते हैं अपन, आई एम रीडिंग। पर मुझे कहना है कि पूछना है, मान लीजिए कि क्या मैं पढ़ रहा हूं। एक तो हो गई मैं पढ़ रहा हूं, ये तो स्पष्ट हो गया कि आई एम रीडिंग। पर यदि मैं अपने आप से पूछूं कि क्या मैं पढ़ रहा हूं, तो क्या होगा बच्चों, क्या मैं पढ़ रहा हूं। जब ये क्या से वाक्य शुरू होता है उस समय आप लोगों को, अधिकांश बच्चे ही समझते हैं कि क्या से वाक्य शुरू हो तो उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं व्हाट। ये सर एक बच्चों में गलती करते हैं सामान्यतः, आप में से बहुत सारे बच्चे करते होंगे। यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जब ये वाक्य होते हैं तो ये एम जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और आई इसकी जगह पर आ जाता है। जैसे इसको मैं लिखता हूँ फिर से, एम आई रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूँ। क्या किया हमने, ये जो हमारी सहायक क्रिया थी इसको हमने सब्जेक्ट के पहले लिखा। ये इसका अटूट नियम है, हमेशा याद रखिए कि जब भी इन वाक्यों को आपको इंटरोगेटिव बनाना हो या प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो ये जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं को इन सब्जेक्ट्स के पहले रखिए। जैसे उदाहरण लेते हैं, मैंने कहा कि यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं। पर यदि यही प्रश्न हो कि क्या आप पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये आर जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आर यू रीडिंग। आर यू रीडिंग का मतलब क्या आप पढ़ रहे हो, और यू आर रीडिंग का मतलब आप पढ़ रहे हो। मनोज जी, आपने ढेर सारी वर्ब्स और ढेर सारी वैरायटीज़ मतलब जो दी हैं, क्यों ना अपन बच्चों को कह दें कि जितने सेंटेंसेस बनाए गए हैं आपके बताए हुए तरीके पर हमारे बच्चे जो हैं उस चीज़ को उनको जगह बदल करके और उनके इंटरोगेटिव्स बना लें और उनके माने, उनके जान लें कि उनके ये हिंदी जो हैं वो क्या, जैसे हो कि क्या वह पढ़ रहा है, क्या मेरी पढ़ रही है, ऐसे वो अपने करें और उसको अपने शिक्षक से दिखाएं। हाँ बच्चों, ये सर ने बहुत अच्छा बताया है। और चूंकि हमारा समय लगभग पूरा होने को है, आप ये कर सकते हैं कि जितने वाक्य लिखे अभी तक या तो आपने लिख लिए होंगे, कुछ लोग होंगे आप में से जिन्होंने नहीं लिखे होंगे, कोई बात नहीं, ये यहाँ लिखा हुआ है अभी, इसको लिख लीजिए फटाफट। अब आप अपने मन से क्रिया छाटिए, उस क्रिया से वाक्य बनाइए। जैसे आपने एक क्रिया छाट ली कोई सी, अभी जो मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, राइट यानी लिखना, वो क्रिया छाट लीजिए। कितने वाक्य बनेंगे आपके पास, कम से कम 5, और 2 नाम के बनाइए, एक लड़के के नाम से और एक लड़की के नाम, 7 वाक्य बनते हैं। उन्हीं 7 वाक्यों को हिंदी में लिखिए, उन्हीं 7 वाक्यों को प्रश्न बना के प्रश्न भी बनाइए। जैसे अगर आपने लिखा है, वाक्य बनाया कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो प्रश्न क्या बनेगा हिंदी में, क्या मैं खेल रहा हूँ। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, एम आई प्लेइंग। हिंदी में क्या प्रश्न बनेगा इसका कि क्या तुम खेल रहे हो। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे हम, आर यू प्लेइंग। इसको आप चाहें तो बढ़ा लें, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट कुछ भी आगे जोड़ लें, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। इस प्रकार से आप 7 वाक्य बनाइए, उसको ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में, उनके इंट्रोगेटिव्स बनाइए। अगली बार जब हम मिलेंगे तो उस समय और उसको वो और अपने चर्चा करें। शिक्षक को दिखाएं, अपने कक्षा शिक्षक को हाँ, दिखाएं। ये तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि चेकिंग भी इसमें मतलब जरूरी है। यहाँ जो हम काम कह रहे हैं उस काम को
बच्चों पूरा करके और अपने सर को दिखाइए, क्योंकि हम भी कभी भी आ सकते हैं आपके यहाँ, फिर हम पूछेंगे कि हमने जो पढ़ाया वो दिखाओ, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, आज का काम पूरा कर लेना, अपने सर को दिखाना, फिर जब हम आएंगे तो हमें दिखाना। तो ये बच्चों आज अपन ने सीखा कि ये हमारा मतलब किस तरह के हम सेंटेंसेस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बना सकते हैं और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर सकते हैं, और उन सेंटेंसेस को हम मतलब कि उनके वाक्य भी जो कि हमारे हिंदी में बनते हैं, उन वाक्यों को भी हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके सीख सकते हैं। मनोज जी, आपने बहुत अच्छी बच्चों को विधि बताई। हमारे बच्चे, पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों को मतलब सीख लिए होंगे और सीखने के बाद उनको प्रयोग में करके, उनके मतलब कि ट्रांसलेट करके अपने शिक्षक को दिखाएंगे और तैयार रहेंगे इंग्लिश सीखने के लिए भविष्य में। बच्चों, केवल परीक्षा के उद्देश्य से यदि अंग्रेजी सीखोगे तो बहुत मुश्किल आएगी। हमेशा उसको अपने प्रैक्टिस के लिए, जीवन में मतलब उतारने के लिए, जब भी उपयोग के लिए, उस समय आप अंग्रेजी में बोलने का प्रयास कीजिए, नए नए शब्द सीखने का प्रयास कीजिए, कक्षा के अलावा भी, तो बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख जाएंगे। वो भी तो एक भाषा ही है ना। ठीक है बच्चों, आज का कार्यक्रम पूरा हो रहा है। हम अगली बार फिर आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।